बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस 7.3 आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देता हूं सो दैट आप लोग अपने पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग निशान लगा सकें। ये आप लोगों को निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप लोग अपने पास पिक्चर को रोक कर तो प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स में ये निशान ऐड कर लीजिए। इसी तरीके से इस पेज के भी निशान देख लीजिए, ठीक है। जो जो निशान है आप अपने पास वीडियो को पॉज करें और आराम से अपने पास इन निशानों को कॉपी कर लें। सारे तो आज हम नहीं करेंगे लेकिन आप निशान सारे लगा लीजिए सो दैट उसके बाद जो है वो मैं डेली मुझे मतलब बताना नहीं पड़ेगा। आई थिंक 2 से 3 दिन लगेंगे इस एक्सरसाइज पे, तो मुझे डेली बताना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके निशान लगा लिए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। पहला एंगल जो है वो 780 डिग्री हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू है। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उर्दू इंग्लिश दोनों में कवर करने की कोशिश करूँगा। इन एंगल्स को, इन जावियों को प्रोटेक्टर यानी डी की मदद से या फ्री हैंड तरीका लाइक हाथ की मदद से आपने ज़ाहिर करना है। अगर आपको याद हो तो इस किस्म का काम हम पहले कर चुके हैं, एंगल को ड्रॉ करने वाला। और यहाँ जो नई चीज़ है वो ये है कि हर जाविये का मुस्बत और मनफी हम बाजू जाविया भी मालूम करें। यानी हर एंगल का पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो सेम एंगल बनता है वो भी आपने मालूम करना है। ये आपने दोनों चीज़ें जो है वो हर क्वेश्चन के साथ सॉल्व करनी है। आपके पास 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर, लेकिन दोनों के साथ आपने ये सॉल्व करनी है। तो पहला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा कि 780 डिग्री को ड्रॉ कैसे करना है। हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाए थे और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यहाँ से अगर शुरू करके आप एक पूरा सर्कल पूरा करते हैं तो ये 360 डिग्री पूरा होता है। तो 360 के अंदर 780 तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता क्योंकि 780 जो है वो उससे बड़ी वैल्यू है 360 से। लेकिन जब आप दूसरा चक्कर पूरा करेंगे फिर यहाँ पहुँचेंगे तो फिर एक और 360 पूरा हो जाएगा और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 720, ठीक है। तो यहाँ पर जब दूसरी दफ़ा इस लाइन पर पहुँचे आप तो अब आपकी वैल्यू हो चुकी है 720। फिर यहाँ से 720 में से 780 तक जाने के लिए 60 डिग्री मज़ीद जाना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर अगर 60 डिग्री की एक लाइन लगाएंगे डी रखकर, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ, निशान लगाकर 60 पर, तो वो जो होगा वो 780 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो हो गया 780 को ड्रॉ करना। इसके साथ ही यहाँ पर -100 वाली अगर ड्रॉ करने की बात मैं कर लूँ, -100 वाला, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो एंगल्स फाइंड करने वाली बात बाद में करता हूँ। -100 डिग्री, ठीक है। तो माइनस में मैंने आपको बताया था हम एंगल इस तरफ से काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक 90 है और उसके बाद यहाँ मज़ीद 10 डिग्री आगे जाना है। बेसिकली आपने डी इस साइड पर प्लेस करनी है और उस पर 100 वाली जगह पर निशान लगाना है। बेसिकली इधर नहीं लगेगा, तकरीबन इधर लगेगा और इसको इससे मिलाकर आप आगे बढ़ा देंगे तो जो आपका ये एंगल बनेगा ये आपका -100 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को पॉजिटिव एंगल की बात करूं और नेगेटिव एंगल की बात करूं तो देखिए जो 780 डिग्री है दिस इज़ इक्वल टू 360 एक पूरा चक्कर, फिर 360 दूसरा पूरा चक्कर प्लस 60 डिग्री जो बात हमने ऊपर कर दी है। तो ये वाला जो तीसरा फिगर है, ये आपका तीसरा फिगर जो है ये आपका जो है वो इसका पॉजिटिव एंगल है जो उसने पूछा था हम बाजू जाविया। तो इस तरह हमें 780 का जो पॉजिटिव वाला एंगल है 60 डिग्री वो हमें पता चल गया। अब अगर हम इसका नेगेटिव एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो नेगेटिव एंगल के लिए अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ तो देखिए यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आप बेसिकली बड़ी आसानी से उसका नेगेटिव एंगल इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो उसका पॉजिटिव एंगल आपके पास फाइनल आया यानी 60 डिग्री का, उसको यहाँ से माइनस कर दें 360 में से तो आपका आंसर 300 डिग्री जो आता है ये आपका माइनस में उसका नेगेटिव बाजू होगा। बेसिकली यहाँ से अगर कैलकुलेट करना बताऊँ तो देखिए ये 90, ये 180, ये 270 और ये टोटल 90 है जिसमें से 60 इस तरफ निकला है। ये टोटल 90 है जिसमें से 60 इस तरफ निकला है तो ऑब्वियसली इधर 30 बचा है, ठीक है, 30 डिग्री। तो 90, 90, 180, 180, 90, 270 और ये वाला 30 मिलकर -300 इसका नेगेटिव जो बाजू है वो निकल आएगा। अब अगर आप -100 डिग्री की बात करेंगे, ये जो दूसरे वाला पार्ट है इसकी बात करेंगे तो आपका 360 डिग्री में से जब -100 आप करेंगे, 360 डिग्री में से -100 करेंगे तो जो आंसर आएगा 260 डिग्री, ये आपका पॉजिटिव वाला एंगल है। और अगर -360 में से -100 करेंगे यानी बेसिकली ये प्लस होगा तो अब जो -460 आंसर आया ये आपका नेगेटिव वाला उसका एंगल है, ठीक है, जिसे हम बाजू उर्दू में कहते हैं और जो है वो को टर्मिनल एंगल जो है वो आपका इंग्लिश में कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं।
बेसिकली आपने पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल निकालने के लिए 360 के साथ भी वैल्यू प्लस की है, पॉजिटिव 360 के साथ भी प्लस किया और माइनस 360 के साथ भी प्लस की है, लेकिन क्योंकि वो -100 थी तो इसलिए वो माइनस साइन साथ में आया है। और यहाँ हम सब्ट्रैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों प्लस माइनस हो गए, और यहाँ एडिशन इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों माइनस हो गए। तो इसलिए पॉजिटिव वाला आंसर ये और नेगेटिव वाला आंसर ये आपके पास आया है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर पहले दो पार्ट्स आपने करने हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी निशान लगे हुए हैं स्मार्ट सिलेबस के लिए। तो दूसरे क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपने जो एंगल्स दिए हुए हैं उनके करीब तरीन रुबा ज़ाविये, नियरेस्ट क्वाड एंगल्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। नियरेस्ट क्वाड एंगल उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, करीब तरीन रुबा ज़ाविये। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके लिए कर देता हूँ एक दफ़ा दोबारा से। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए 90, ये 180, यहाँ 270 और फिर यहाँ पर पहुँचते हुए 360 डिग्री। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि 156 डिग्री जो है इसके नियरेस्ट करीब तरीन ये आता है और ये आता है, मतलब दो एंगल्स ये वाले आते हैं या दो एंगल्स ये वाले आते हैं। तो देखिए आपके पास है 156 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 के बीच में तो 150 नहीं आता, 156 नहीं आता। ठीक है, तो आप जब आगे देखेंगे 90 से 180 तो 156 यहाँ बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी 156 डिग्री के नियरेस्ट जो क्वाड एंगल्स हैं, करीब तरीन रुबा ज़ाविये हैं, वो 90 और 180 हैं। इसी तरह 318 की अगर बात करें तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 270 से तो बड़ा ही है ना, 318 270 से छोटा तो नहीं है, तो इधर तो नहीं आ सकता इन तीनों बारियों में, यहीं कहीं आएगा 318, 318, 360 से पीछे पीछे कहीं पर आएगा, यहाँ पे 270 और 360 के दरमियान में कहीं पर। तो इसके नज़दीक तरीन दो एंगल्स जो बनते हैं, एक 270 बनता है और दूसरा 360 डिग्री बनता है। तो इस सवाल में आपने सिर्फ इतना ही जवाब देना है कि उसके नियरेस्ट क्वाड एंगल्स कौन से हैं, करीब तरीन रुबा ज़ाविये कौन से हैं, वो आपने बताने हैं। ठीक है, अच्छा, अब अपना जवाब आपने बात वही है लेकिन अपना जवाब आपने रेडियन में लिखना है। मैं आपको समझाऊंगा ऐसे, जैसे देखिए ये दो वैल्यूज़ हैं, एक है -π/4 और एक है -3π/4। ठीक है, आंसर तो आपने वही लिखना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने आसानी के लिए अपने, ये रफ अमल है, ये नीट नहीं है, नीट में आपने खाली ये बताना है कि उसके नियरेस्ट एंगल कौन सा है। ठीक है, नियरेस्ट एंगल बताना है खाली आपने, और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, क्वाड्रेंट एंगल जो है वो बताने हैं। तो अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वैल्यू क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, कौन से रुबा में आएगी। ठीक है, वो आप बाद में पहचान सकेंगे जब आप यहाँ पर पाई की जगह 180 पुट करेंगे। 180 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 445 डिग्री, सॉरी 4 पाई बोलने लगा था, 45 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 180 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। ये मैं आपको एक रफ प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्वेश्चन एंगल को रेडियन से एकदम से डिग्री में लेके जाने के लिए रफ प्रोसीजर है, नीट प्रोसीजर हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये माइनस था तो ये -45 डिग्री है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू यहाँ पर भी उसी तरीके से 180 डिग्री पाई की जगह पर पुट कर ले, नीचे 4 है। ठीक है, 4 जब इसको क्रॉस करेगा आपका आंसर आएगा 45, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, माइनस में 135 डिग्री। याद रखिएगा ये हम रफ अमल कर रहे हैं, नीट में हमने सिर्फ आंसर लिखना है, वो आंसर कैसे लिखना है वो मैं नीचे आपको लिख कर बता दूंगा। अच्छा, अब ये जो -π/4 है पहले इसको पूरा कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू -45। तो अगर मैं तस्वीर के हिसाब से एक्सप्लेन करूँ तो माइनस हमारा इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो -45 0 इधर और -90 इधर, 0 से -90 के बीच में आ जाएगा, एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो आपका एंगल जो बनता है जिसके बीच में आ रहा है वो एक है 0 और दूसरा है -90 डिग्री। अब जब सवाल पाई की लैंग्वेज में पूछा गया था तो आंसर भी पाई की लैंग्वेज में ही देंगे। तो यहाँ 0 के साथ तो जिसको भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि π/180 से मल्टीप्लाई करके 92 ज़ार 180, तो आप देख लेंगे कि 90 को पाई की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, 90 को पाई की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। जब आपने ये सब देख लिया
ये रफ प्रोसीजर था कि दिस इज इक्वल टू 45, 45 कहाँ आता है, -45 कहाँ आता है, वो किन दो एंगल्स के बीच में आता है, उन दो एंगल्स को पाई की लैंग्वेज में रेडियन में क्या कहते हैं। जब हमने ये सब देख लिया तो हम लिखेंगे कि जो हमारा एंगल था -π/4, -π/4 जो हमारा एंगल था ये 0 से छोटा है और -π/2 से बड़ा है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एक आंसर है 0 और दूसरा आंसर है -π/2। हमने सिर्फ इतनी ये दो लाइनें ऊपर वैल्यू लिखकर -π/4 वैल्यू लिखकर हमने सिर्फ इतना सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। सिर्फ इतना सॉल्व करना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह ये दूसरा -135 डिग्री निकला था ये वाला, सही है। -135 डिग्री अगर आप मेजर करेंगे तो यहाँ तो -90 हो गया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते -180 होगा। तो उससे पहले -90 और -180 के बीच में कहीं आएगा -135 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ -90 और -180 के बीच में आएगा, सही हो गया जी। -90 तो हम देख चुके हैं कि वो -π/2 होगा, -π/2 होगा, ठीक है। इसको बदलने के लिए आप जब π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 180 कट गया, बाकी बचा -π, यानी थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यानी -90 जो है वो इक्वल है -π/2 के, और -180 डिग्री जो है वो इक्वल है सिर्फ पाई के लेकिन माइनस में, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी इस चौथे पार्ट के लिए आती हैं, सही हो गया जी। इसी अंदाज में आपने लिखनी है। -180 छोटी वैल्यू है, -90 बड़ी वैल्यू है, तो -180 वाली जो वैल्यू है यानी ये आपकी लेफ़्ट पर आएगी और -90 वाली जो वैल्यू है वो आपकी राइट पर आएगी। और इसी तरीके से आपने अपने दोनों आंसर्स भी लिखने हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर करता चलूँ कि मैंने बोला -90 बड़ी वैल्यू और -180 छोटी, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है तो नेगेटिव साइन के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो बेसिकली उतनी छोटी वैल्यू बन जाती है। यानी -2 जो है वो एक बड़ा नंबर है, जबकि -3 जो है वो एक छोटा नंबर है, ठीक है। इसी तरह -5 एक बड़ा नंबर है, -10 जो है वो छोटा नंबर है, जबकि पॉजिटिव गिनती के अंदर 10 एक बड़ा नंबर है और 5 एक छोटा नंबर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आप लोगों को, चौथा क्वेश्चन, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो हमारा ये एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से रुबा में होगा, ठीक है। उसके लिए भी थोड़ी सारी आप लोगों को वो नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं बताने लगा हूँ आपको। देखिए ये हमारे क्वाड्स हैं, रुबा हैं जो हम अभी तक लेके चल रहे हैं शुरू से। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक हमने याद करना है कि यहाँ हमारे ऑल पॉजिटिव हैं, ऑल एंगल्स, साइन, कॉज, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, को टेंजेंट, सारे 6 के 6 वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर आपका सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव होता है और टेंजेंट का उलट होता है कोटेंजेंट, तो ये दो पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उलट है कोसिकेंट, तो ये दो आपके पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में होते हैं। और यहाँ आपका कॉज और उसका उलट सीकेंट, ये दो पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली अगर आप कॉज याद रख लें, मैं यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ, 6 नाम है, साइन है, कॉज है और टेंजेंट है, ठीक है। और इनके जो ऑपोजिट हैं वो उनके सामने ही लिख रहा हूँ, कोसिकेंट है, सीकेंट है और को टेंजेंट है। ये तो नाम अगर आप याद रखें टेंजेंट और कोटेंजेंट तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, उलट हैं। जबकि साइन देखें एस से शुरू होता है, तो कोसिकेंट और सीकेंट में अगर आपको कन्फ्यूजन आए तो साइन एस से शुरू होता है, हम उल्टे की बात कर रहे हैं, तो सीकेंट उसका उलट नहीं है क्योंकि हम उल्टे की बात कर रहे हैं, तो ये भी एस से शुरू होता है, ये भी एस से शुरू होता है। तो इसलिए साइन वाला एस वाला सी के साथ और सी वाला एस के साथ ये इक्वल नहीं है, यानी साइन थीटा जो है ये आपका 1 कोसिकेंट थीटा के इक्वल है, 1 कोसिकेंट थीटा के इक्वल है। ये आपका जो है वो रिलेशन इन दोनों का या फार्मूला इन दोनों का बनता है, यानी साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो बहरहाल अगर कहीं पर साइन का जिक्र है तो उसका मतलब है कोसिकेंट साथ में इंक्लूड हो रहा है, कॉस का जिक्र है तो साथ में सीकेंट इंक्लूड हो रहा है, टेंजेंट का जिक्र है तो साथ में को टेंजेंट इंक्लूड हो रहा है। अब ये जो 4 टर्म्स मैंने यहाँ लिखी हैं, ठीक है, ये सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर दिया, जैसे अभी देखिए मैं भूल गया, लिखते हुए मैं भूल गया, ये यहाँ ऐसे आता है। अब आप इनडायरेक्टली समझ जाएंगे कि ये साइन वाला सेक्शन है और ये टेंजेंट वाला, ठीक है।
हमें जब सर ने याद करने को कहा था तो हमें सर ने ऐसे कहा था कि इसको उल्टा याद कीजिए कि ये वर्ड बनता है एक्ट्स, ACTS, ठीक है, ACTS। ये उल्टा करके एंटी क्लॉकवाइज याद कीजिए, एक्ट्स वर्ड बनता है तो आप ऑटोमेटिकली याद रख लेंगे। अभी भी जब मैंने लिखने के बाद अपने जहन में वो वर्ड दोहराया है तो मुझे याद आया कि यहाँ पर T और यहाँ पर S आता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक स्टूडेंट ने आई थिंक मुझे ये लॉजिक बताई थी, उसने ऐसे याद रखा हुआ था इसको कि आओ सारे टुर चलिए, A फॉर आओ, S फॉर सारे, T फॉर टुर और C फॉर चलिए, आओ सारे टुर चलिए। तो आप अपनी कोई लॉजिक बना सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के नाम याद रख सकते हैं कोई भी, लेकिन आपको एक तरतीब पता होना चाहिए कि यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन, यहाँ टेंजेंट और यहाँ कॉज। ये एक्ट्स की जो वो नाम है वो इस तरीके से फिट आता है यहाँ पे। अब यहाँ हमने इन दो क्वेश्चन का सिर्फ बताना है। एक क्वेश्चन हमारी वैल्यू लिखी हुई है कि कॉस थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा है, एंड साइन थीटा इज़ लेस देन 0.2, ये दोनों ज़ीरो से छोटे हैं। अच्छा, अब इसमें आपने सिर्फ ये बताना है, आंसर सिर्फ ये होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये होगा कि इसका रुबा नंबर क्या है। उर्दू में रुबा लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में क्वाड्रेंट लिखेंगे। तो ये सिर्फ आपने ये बताना है कि इसका जो क्वाड्रेंट है वो लाइक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, इन चारों क्वाड्रेंट्स में से कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब मैं ज़रा आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगूँ। नीचे क्वेश्चन ये शुरू हुआ है, चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर वाली बात सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगूँ। देखिए, यहाँ इस क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हैं, जबकि ये कह रहा है कॉस थीटा ज़ीरो से छोटा है, यानी कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा भी ज़ीरो से छोटा है, यानी साइन थीटा भी नेगेटिव है। तो ये क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो अगर ये दोनों पॉजिटिव तब होते अगर ये ज़ीरो से बड़े होते, ठीक है। इसी तरह ये वाली शर्त, ये दोनों शराइत पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली शर्त कि साइन थीटा नेगेटिव है, ज़ीरो से छोटा है, वो यहाँ गलत हो जाती है, यहाँ साइन पॉजिटिव है। और कॉस ज़ीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है, वो यहाँ गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ कॉस पॉजिटिव है। तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट ऐसा रह जाता है जिसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन आपका कॉस भी ज़ीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है, और साइन भी ज़ीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है, क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 3, थर्ड क्वाड्रेंट आपका जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा ज़ीरो से छोटे होने की वजह से। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हुई किसी स्टेप में तो प्लीज़ रिवाइंड कर लीजिए थोड़ा सा और रिपीट कर लीजिए ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। यहाँ साथ में आपने सिर्फ ऐसे लिख देना है, उर्दू में अगर आप लिखते हैं, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, एज साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव, सॉरी आर दो हैं, आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसे मैंने सिर्फ क्वाड लिख दिया, आप पूरा वर्ड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ यही लिखा कि क्योंकि इसका मायने नहीं पड़ा, वैसे जुमला अपने पास से बना रहा हूँ, आप जुमला को चेंज कर सकते हैं, मतलब बस यही होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ये आप उर्दू में इस तरीके से नीचे लिख देंगे, इस बात को जहन में रखते हुए, ठीक है। इतनी सारी बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब हमारा इस क्वेश्चन का एक पार्ट जिसके साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन अभी के लिए, छठा पार्ट है इस क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का। ये देखिए, ये है वैल्यू जो लिखी हुई है आपके पास, वो है साइन थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो। अभी मैं अगला नहीं लिखता और सिर्फ इसकी बेस पर डिसाइड करता हूँ। जब साइन थीटा नेगेटिव हो गया तो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव है, और ना ही दूसरा क्वाड्रेंट हो सकता है क्योंकि उसमें साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर उसने बता दिया कि साइन ज़ीरो से छोटा है। अब इन दो में से हमने डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा आंसर है, थर्ड है या फोर्थ है, ठीक है। तो देखिए, दूसरी शर्त उसने दी हुई है, वो है सीकेंट थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो। सीकेंट थीटा का मतलब ये है कि वो कॉज का तज़किरा कर रहा है, क्योंकि सीकेंट और कॉज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ सीकेंट थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब आप ऐसे भी रख सकते हैं कि कॉस थीटा भी लेस देन ज़ीरो ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये वही क्वेश्चन बन जाता है, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ज़ीरो से छोटे थे। बार मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं आता हूँ तरतीब से उस बात पे। यहाँ पर कॉस थीटा ज़ीरो से बड़ा है,
पॉजिटिव है, जबकि यहाँ वो बता रहा है सीकेंट 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कॉज भी 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेंट भी निकल जाता है, ये दोनों तो पहले निकल गए थे, ये क्वाड्रेंट अब निकल गया, तो इसका आंसर भी फिर थर्ड ही क्वाड्रेंट बनता है। इसी तरीके से आप लिखेंगे क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 3, और सिंस लिख लें, एज लिख लें। अब जुमला बदलेगा साइन थीटा एंड सीकेंट थीटा आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक आप जुमला लिखेंगे और उर्दू में लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा और सीकेंट थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काम था। अब हम लोग जो अगले क्वेश्चंस करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8वां और 9वां टिक हुआ हुआ है, और उसके बाद ये नीचे वाले क्वेश्चन में से पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद तो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है आपकी। तो कल इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और एक और बात भी जहन में रखिएगा बच्चों कि आप लोगों ने होमवर्क और क्लास टेस्ट जो हैं वो थर्सडे और मंडे, जो 2 दिन, आई होप आप लोग जाते हो स्कूल, तो उन दिनों में जाकर आपने मैडम के साथ जो है वो होमवर्क भी उन्हें चेक करवाना है और उन्हें टेस्ट भी देने हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेज अगर इकट्ठी होती जाएंगी तो आप लोगों के लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। साथ साथ काम को क्लियर करते जाइए, ताकि आप लोगों को जो लेक्चर देने का मकसद है वो टाइम वेस्ट करना या खाना पूरी करना नहीं है। वो मकसद ही ये है कि आप लोग सही तरीके से अपने आप की तैयारी कर सकें, पेपर्स के लिहाज से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर सकें। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखते हुए काम कीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। 7.3 इंशाल्लाह कल फिनिश करेंगे। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।